चलिए, ज्योग्राफी का लेसन 4 है, इसको ध्यान से समझिएगा। लेसन का नाम है वायु। तो हाँ, 1 2 3 हो गया है, ये चौथा लेसन है जिसका लेसन का नाम है क्या है, वायु। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे वायुमंडल में आपको पता होगा कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.03% मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, और 0.093% मेरा आर्गन है। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। और अन्य इस सब को जोड़िएगा आप तो 1% और बच रहा है, तो 0.04% जो है वो अन्य गैस है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कई सारा गैस है, ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कई सारा गैस है, लेकिन सबका अनुपात अलग अलग है। जैसे नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78%, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, और अन्य गैस मतलब कुछ और भी गैस है वो कितना है, तो 0.04%। ये सबको आप जोड़िएगा तो आपका 100% पुर जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन हम लोग जो सांस लेते हैं वो किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम सांस में नाइट्रोजन को भी थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि हवा में वो मिला हुआ है तो थोड़ा सा तो जाएगा ही। लेकिन हम लोग का जो फेफड़ा होता है वो नाइट्रोजन को रखता नहीं है, बल्कि वो बाहर निकाल करके नाइट्रोजन को अलग कर देता है। बात समझ में आया। हम लोग नाइट्रोजन भी सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग का जो फेफड़ा है वो नाइट्रोजन को रखता नहीं है, वो डायरेक्ट शरीर के केस को कर देता है, वो बाहर कर देता है। बात समझ में आया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ा ये बड़ा आर्गन होगा ना, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अन्य गैस, इसमें बहुत सारा गैस आ जाता है। अब यहाँ पे मेन बात समझने का है। देखिए, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या मात्रा बहुत कम है, बहुत कम। कितना, तो 0.03%। ये भले आपको संख्या में कम लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और ये इसका काम क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता पृथ्वी पे तो पृथ्वी पे लाइफ संभव नहीं हो पाता। क्यों, उसको ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पृथ्वी से जितना ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा समझते हैं ना, जो भी गर्मी निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर में एक परत बना देता है, जिससे क्या होता है, ये जो ऊष्मा होता है वो पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकता है। बात समझिएगा। अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग भी समझ में आ जाएगा, जो आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। पृथ्वी से जो ये, जैसे ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी से जो भी गर्मी होगा वो निकलना चाहता है वायुमंडल से ऊपर, लेकिन इसको रोक करके कौन रख देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक देता है। अब इससे क्या होता है कि ये गर्माहट कहाँ रह जाता है, पृथ्वी के वातावरण में ही रह जाता है, जिससे पृथ्वी का जो माहौल होता है वो गर्म रहता है। और यही गर्मी की वजह से हम लोग का पृथ्वी अभी तक बर्फीला नहीं हुआ है, वरना पूरा का पूरा पृथ्वी क्या हो जाता, बर्फ़ से ढक जाता। बात समझे यार हम क्या बोल रहे हैं। जैसे आपको पहले पता है कि पृथ्वी पे कई सारा क्या हुआ था, हिमयुग आया था। तो जब उल्का पिंड सब यहाँ पे गिरा था तो पृथ्वी में क्या लगा था, आग, कई सारा आग लगा था। उसमें आग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा कर के किसका परत बना लिया, एक परत बना लिया, और वो परत ने उस गर्मी को रोका। अब गर्मी को रोकेगा तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर संतुलित रहेगा, क्योंकि सन इतना दूर है हम लोग से कि उन लोग का लाइट आते आते 6 से 7 मिनट लग जाता है पृथ्वी तक उसका लाइट आते आते। सोचिए, तो पृथ्वी तो जम जाएगा ठंडा से। इसलिए पृथ्वी का अपना भी कुछ गर्मी है जो उसको क्या करता है, बर्फ़ बनने से बचाए रखता है। बात समझे, लेकिन एक निश्चित मात्रा तक। अब होता क्या है, तो आपको पता है कि कई सारा कल कारखाना है, इससे क्या होता है, काफ़ी सारा पॉल्यूशन होता है, काफ़ी सारा ऊष्मा निकलता है, और ये ऊष्मा का संख्या मात्रा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे ऊष्मा का ये बढ़ेगा, अब चूंकि परत बना करके कौन रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बाहर निकलने देगा नहीं। तो जैसे ये बाहर नहीं निकलने देगा तो ऊष्मा तो इसी का वातावरण में रह गया। अब ऊष्मा जब इसी के वातावरण में रहेगा तो पृथ्वी पे गर्मी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और इसी बढ़ने को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर
भूमंडलीय तापन, या फिर इसी को इंग्लिश में आप लोग बोलते होंगे ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग इतना खतरनाक होता है, आप इससे समझिए कि जो पृथ्वी का जो बर्फीला इलाका है वो इतना गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वो पिघलेगा तो समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो भी द्वीप सब होगा, जो समुद्र के किनारे होगा, वो सब क्या होगा, डूबेगा। तो खतरा है कि नहीं। तो अब जैसे आप लोग मालदीव का नाम सुने होंगे, भारत का ही पड़ोसी देश है मालदीव, तो ऐसा अनुमान है कि मालदीव 2050 तक में पूरा डूब जाएगा। मालदीव का 80% हिस्सा डूब जाएगा 2050 तक में। अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2023, तो मान के चलिए 25, यानी कि 25 से 26 साल के बाद मालदीव का नामो निशान नहीं रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों डूबेगा, क्योंकि मालदीव जो है वो समुद्र के किनारे है, मतलब समुद्र के बीचों बीच है, छोटा छोटा द्वीप है। समुद्र का जब स्तर बढ़ेगा तो वो सब द्वीप क्या हो जाएगा, पानी के अंदर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है ये आप लोग को समझ में आ गया, और ये क्यों होता है ये समझ में आया ना, कि पृथ्वी से जो विकारित ऊष्मा होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड रोक करके रखता है, लेकिन जब कल कारखाना से कुछ ज़्यादा ही निकलने लगता है ऊष्मा, तो इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा हो रहा है। अब गर्मी ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, भूतापनीय जैसा समस्या उत्पन्न होगा, गर्मी बढ़ेगा। जैसे अभी गर्मी देख रहे हैं आप कितना है, पहले इतना गर्मी करता था क्या, नहीं करता, लेकिन अब देखिए आप गर्मी कितना तगड़ा कर रहा है, लगभग 42-43 डिग्री पहुंच जाता है यहाँ पे भी। अब दूसरा बात, लोग कहता है कि पेड़ लगाइए तो फायदा करेगा, कैसे फायदा करेगा उसको देखिए। अब मान के चलिए हम पेड़ पौधा लगाते हैं, तो ये पेड़ पौधा क्या करेगा, कल कारखाना से जो भी प्रदूषण निकल रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उस इलाका में गर्मी कम करेगा। आप इस बात से तुलना लगाइए, आप गांव जाइए और आप शहर में रहिए, आप शहर में बाहर में बैठ जाइए, किसी भी चौक चौराहे पे बैठ जाइए, आपका पसीना निकलेगा। लेकिन अब फिर आप चल जाइए गांव में, किसी भी चौक चौराहा पे बैठ जाइए, कितनों गर्मी कर रहा हो लेकिन आपका पसीना नहीं निकलेगा। वैसा गांव जो कि आसपास भी गाँवें हो, इन्हें कि बीच में गांव है, चारों पट्टी से शहर है, वो वाला गांव का बात नहीं कर रहा है। वह गांव जो दूर दूर तक केवल देहाते हैं, खेत के सिवाय वहाँ घर तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको जल्दी गर्मी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन वैसा क्षेत्र जहाँ पे कल कारखाना ज़्यादा है, बात समझिए, मुंबई का नाम आप लोग सुने हैं, वहाँ ठंडा करवे नहीं करता है, वहाँ स्वेटर का काम ही नहीं है, वहाँ ठंडा करता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कल कारखाना क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब कल कारखाना बहुत ज़्यादा होगा तो वो ऊष्मा भी तो ज़्यादा निकालेगा। अब जैसे वो ऊष्मा को निकालेगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा, भूतापनीय तापन बढ़ेगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगा, ठंडा का वहाँ पे नामो निशान नहीं होता है। बात समझ में आया। टीवी सब में आप जो सीरियल सब देखते होंगे, शूट होता है, किसी को आप शूटर में देखे हैं क्या, कि शूटर में शूट कर रहा है, नहीं, जब ऐसा सीन लेना पड़ता है तब स्वेटर पहन के शूट भले करता है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसे देखिएगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है। वायुमंडलीय का संगठन में आप लोगों को बोलना है, पृथ्वी का वायुमंडल में अनेक प्रकार का गैस है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन और 0.04% अन्य गैसें मौजूद हैं। हो जाएगा यहाँ तक में। हम सांस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों लेते हैं, किंतु हमारा जो फेफड़ा है वो नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है। दिक्कत यहाँ तक में। फिर इसी में बोलिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी से जो विकारित ऊष्मा होता है उसको एक परत बना करके क्या करता है, रोकता है, जिस कारण से पृथ्वी पे जीवन जीने लायक होता है। इस पृथ्वी जो है बर्फ़ का गोला का रूप में नहीं बन जाता है। लेकिन जब यही ऊष्मा कल कारखाना का ज़्यादा बैठा हुआ है और यही ऊष्मा जब बढ़ेगा तो इससे गर्मी बढ़ता है और हम लोगों को भूमंडलीय तापन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और ये जो परत बनाता है ना, उसका नाम होता है ग्रीन हाउस। आप लोग सुने होंगे इसका नाम, ग्रीन हाउस। इसका नाम क्या होता है, ग्रीन हाउस। बात समझ में। जैसे आप ग्रीन हाउस जो आप देखते होंगे गार्डन सब के ऊपर में लगाता है, उसका मेन काम क्या है कि सूरज से जितना रोशनी आता है वो रोशनी को क्या कर देता है, आधा कर देता है, आधा रोशनी को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ऊपर ही चला जाता है। बात समझ में आया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए लिखिए स्पीड में। गर्मी तो अच्छा किया है।
अरे रुक, चलिए लिखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में, हेडिंग यहाँ दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में, लिख लीजिए इसको, तो अन्य गैस हैं, समझ गया ना, कोमा देकर के लिखिए इसको। मंडी, जीरो 0.04% अन्य गैस हैं। हो गया? चलिए अब नोट दे करके लिखिए, या फिर आप हेडिंग दे सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, आपका इच्छा है, ग्लोबल वार्मिंग लिख करके, या फिर भूतापीय भूमंडलीय तापन लिख करके आप डैश दे सकते हैं। और इसमें लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकारित ऊष्मा को, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकारित ऊष्मा को, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकारित ऊष्मा को, उसको ऊपर कर दीजिए, उधर से हवा आएगा, इसको पृथ्वी से हाँ इसको पृथ्वी से विकारित ऊष्मा को एक परत बनाकर, पृथ्वी से विकारित ऊष्मा को एक परत बनाकर रोकती है, हाँ, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ये ऊष्मा पृथ्वी को बर्फ बनने से रोकती है, ये ऊष्मा पृथ्वी को बर्फ बनने से रोकती है। पृथ्वी को बर्फ बनने से रोकती है। हो गया? किंतु वर्तमान समय में बढ़ते कल कारखानों के संख्या के कारण, बढ़ते कल कारखानों के संख्या के कारण, बढ़ते कल कारखानों के संख्या के कारण ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिस कारण भूताप बढ़ रहा है, जिस कारण भूताप बढ़ रहा है, जिस कारण भूताप बढ़ रहा है, इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसके कारण पृथ्वी में मौजूद बर्फ पिघल रहे हैं, पृथ्वी में मौजूद बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे
समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। चलिए अब अगला लिखिए, वायुमंडलीय संरचना। आपको हम पिछला क्लास में बताए थे कि वायुमंडल कुल 5 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग का नाम क्या था? क्षोभ मंडल। याद आया? ये पृथ्वी है तो पहला का नाम क्या था? क्षोभ मंडल। दूसरा का समताप मंडल, तीसरा का मध्य मंडल, चौथा का बाह्य मंडल या फिर आगन मंडल कहते हैं उसको, और पांचवा का बहिर्मंडल। पहला क्या बताया आपको? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा बाह्य मंडल या आगे मंडल आप कह सकते हैं, बाह्य मंडल, और पांचवा हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है। जो क्षोभ मंडल रहता है वो कितना किलोमीटर तक फैला है? 13 किलोमीटर। संताप मंडल 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, और जो बहिर्मंडल होता है वो 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला है। और इसके बाद 400 के बाद फिर तब क्या स्टार्ट हो जाता है? अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आया? जो क्षोभ मंडल रहता है यहाँ पे मौसम काफ़ी बदलाव होता है, जैसे इसी मंडल में, इसी परत में वर्षा, कोहरा गिर गया, ओला गिर गया, ये सब कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल में हवाई जहाज सब उड़ता है, याद रखिएगा, संताप मंडल में हवाई जहाज सब उड़ता है। मध्य मंडल में जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड सब गिरता है ना, 6 क्लास में आप लोग उल्का पिंड ये सब पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्षुद्र ग्रह, ये सब आपने उसमें बढ़िया से पढ़ लिया है। जिसका जो नहीं पढ़े वो जाकर के पढ़ लीजिएगा। मध्य मंडल में जो भी पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है वो यहीं पे आकर के जल के खत्म हो जाता है। जो भी उल्का पिंड सब गिरता है वो यहीं पे आके जल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बात समझ में आया? जो बाह्य मंडल होता है वहां पे रेडियो संचार को लगाया जाता है, जिससे कनेक्टिविटी बना रहता है। और जो बहिर्मंडल होता है वहां पे ये काफी पतला परत होता है। यहाँ पे आपका हीलियम, हाइड्रोजन जैसा एकदम हल्का गैस क्या करता है? तो तैरते रहता है। बात समझ में आया? पृथ्वी का वायुमंडल को 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। और बाह्य मंडल को ही आगन मंडल का ही रूप कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो क्षोभ मंडल है वो लगभग 13 किलोमीटर तक में फैला हुआ है, जहाँ पे मौसम से संबंधित जैसे वर्षा हो गया, कोहरा गिर गया, बादल उदल सब कहाँ रहता है? तो क्षोभ मंडल में ही रहता है। उसके बाद आता है बारी संताप मंडल का। संताप मंडल में क्या उड़ता है? तो हवाई जहाज उड़ता है। इसका कितना तक में ये है? तो 50 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। फिर आ जाता है मध्य मंडल। तो पृथ्वी पे जो भी उल्का पिंड गिरता है वो सब मध्य मंडल आते आते वहीं पे जल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, अंदर तक नहीं आ पाता है। वो मध्य मंडल तक आया, जल उल भस्म उस्म के सब ऊपरे खत्म हो जाता है, पृथ्वी पे वो गिरता नहीं है। ठीक है। ये कितना तक फैला हुआ है? तो 80 किलोमीटर तक में। उसके बाद आ जाता है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। यहाँ पे रेडियो संचार इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल, जो काफी पतला परत होता है, और यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जैसा हल्का गैस क्या होता है? तैरते रहता है अंतरिक्ष में। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तब इसको लिखिए, वायुमंडलीय संरचना लिख करके डैश दीजिए। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा क्षोभ मंडल, पहला लिखिए क्षोभ मंडल, और इसमें डैश दे करके लिखिए। यह 13 किलोमीटर तक में फैला होता है। यह 13 किलोमीटर तक में फैला होता है। यह 13 किलोमीटर तक में फैला होता है। इसी में मौसम से संबंधित घटनाएं
होती है। इसी में मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। अगला समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर तक फैला होता है। ये 50 किलोमीटर तक फैला होता है। इसी में हवाई जहाज सब उड़ते हैं। इसी में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या हुआ? भागवत खत्म? कब? तीसरा लिखिए मध्य मंडल। मध्य मंडल में लिखिए ये 80 किलोमीटर तक फैले होते हैं। इसी में अंतरिक्ष से आया उल्का पिंड, इसी में अंतरिक्ष से आया उल्का पिंड घर्षण के कारण जलकर वहीं खत्म हो जाता है। इसी में अंतरिक्ष से आया उल्का पिंड घर्षण के कारण वहीं जलकर खत्म हो जाता है। अगला लिखिए खत्म हो जाता है। बहिर्मंडल, बाह्य मंडल लिख करके डैश दीजिए। चौथा बाह्य मंडल लिख करके डैश दीजिए। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। बाह्य मंडल में लिखिए ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। यहाँ रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। यहाँ रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। अगला लिखिए बहिर्मंडल। अगला लिखिए बहिर्मंडल। ये वायुमंडल का सबसे पतला परत होता है। ये वायुमंडल का सबसे पतला परत होता है। ये वायुमंडल का सबसे पतला परत होता है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसा गैस तैरता रहता है। जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसा गैस तैरता रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसा गैस तैरता रहता है। अगला लिखिए स्टार दे करके तापमान। ये पृथ्वी का क्या हो गया? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। चलिए तापमान में ध्यान से समझिएगा। सब चलिए तापमान लिख करके डैश दीजिए। तापमान सिंपल है। वायु में शीतलता और उष्णीयता मतलब ठंडक और गर्माहट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। बात समझ में आया? क्या बोलिएगा? तो वायु में शीतलता और उष्णीयता क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। हो जाएगा? लिखिए वायु में शीतलता और उष्णीयता को ही तापमान कहते हैं। हाँ, उष्णीयता मतलब गर्मी। वायु में शीतलता और उष्णीयता को तापमान कहा जाता है।
उसके बाद आतापन लिख करके डैश दीजिए। वायु में शीतलता और उष्णीयता को ही तापमान कहा जाता है। अब लिखिए आतापन। हाँ, आतापन में ध्यान से समझिए, आतापन या आतपन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, सूर्य का कुछ किरणों को जब पृथ्वी के सतह पर जो रोकता है आने से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आतपन बोलते हैं। बात समझ में आया? सूर्य के कुछ किरणों को अगर पृथ्वी के सतह तक आने से कोई रोक रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आतापन। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है कि ये आतापन का मात्रा भूमध्य रेखा पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो इसका मात्रा क्या होने लगता है? कम होने लगता है। इसलिए जो भूमध्य रेखा के पास गर्मी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ध्रुव के पास, पृथ्वी का ध्रुव के पास गर्मी बहुत ना के बराबर करता है। वहाँ बर्फ़ जमा रहता है, माइनस में चला जाता है वहाँ पे गर्मी, ठंडा, बर्फ़ इतना जमता है। पानी को जमने के लिए कितना चाहिए? कितना डिग्री सेल्सियस? जल को जमने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस पे आप उसको ठंडाइएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। यही होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग इसको। पानी जमने के लिए उसको कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। जो आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में उसको जमाते हैं, जब तक फ्रीजर का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा, पानी जमेगा क्या? नहीं जमेगा। अब सोचिए आप, 0 से भी माइनस में चला जाता है ऐसा जगह। आप इधर चल जाइएगा ध्रुव के पास, पृथ्वी का ध्रुव के पास, क्योंकि वहाँ तो लाइट पहुँचता नहीं है। अब जैसे लाइट ही नहीं पहुँचेगा तो वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगा, वहाँ माइनस में चला जाता है, -72, -18, -20। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ का जीवन कितना कठिन होता होगा, है कि नहीं? तो आपको हमने क्या बताया कि सूर्य के कुछ किरणों को पृथ्वी के सतह तक से आने पर जो रोकता है उसी को क्या बोलते हैं? तो आतापन कहते हैं। हो जाएगा यहाँ तक में? जो आतापन का मात्रा होता है वो भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा होता है, किंतु ध्रुव के पास जाते जाते क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक में लिखिए। इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर खत्म हो जाएगा ये लेसन। आतापन में डैश दे करके लिखिए, सूर्य के कुछ किरणों को पृथ्वी के सतह, सूर्य के कुछ किरणों को पृथ्वी के सतह तक आने से रोकने वाले को आतापन कहते हैं। आने से रोकने वाले को आतापन कहते हैं। ये भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। इसकी मात्रा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है और ध्रुव की ओर कम होते जाता है। भूमध्य रेखा पर ये ज़्यादा होता है और ध्रुव की ओर जाते जाते ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हो गया? अगला लिखिए, वायुदाब। देखिए वायुदाब क्या होता है। आपको पता होगा कि जो वायु है वो पृथ्वी के सतह पर क्या लगाता है? एक प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। ना केवल वो पृथ्वी के सतह पर दाब लगाता है, वो हम लोग के ऊपर में भी दाब लगाता है। हम लोग के ऊपर में भी किसका प्रेशर लग रहा है? तो हवा का प्रेशर लग रहा है। आपको पता चल रहा है क्या? आपको पता चल रहा है? हवा आपको प्रेशर कर रहा है, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बॉडी पे एक तरह का वो प्रेशर लगा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। अब सबको अपना अपना हाथ में अगर इस प्रकार से हाथ से प्रेशर लगाइएगा तो आपको पता चलेगा? पता चलेगा ना? पता चलेगा। क्यों पता चला आपको?
क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्थान पे प्रेशर लगाया और वो प्रेशर का जो कह सकते हैं मात्रा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अंगूठा का बीच में हो सकता है ज़्यादा प्रेशर लगाओ और ये कोना कोना में कम प्रेशर लगाओ। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलते हैं। और आपको न्यूटन का तीसरा नियम पता होगा कि विपरीत क्रिया के प्रति होता है ना, तो क्या बोलता है इसका नियम कि यदि आप किसी को पुश करिएगा, आप किसी के ऊपर में धक्का दीजिएगा तो वो भी आपको क्या करेगा, धक्का। सुने हैं कि नहीं, 9th में पढ़े होंगे आप लोग। हाँ, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, यही तो वही इसमें भी काम करता है। कैसे, इसको समझिए। जो हवा होता है, समझिए, जो हवा होता है वो इसको टक्कर मारा, मतलब हम लोग के ऊपर में वो प्रेशर दिया, हम लोग का बॉडी भी विपरीत क्रिया करता है, प्रतिक्रिया देता है, हम लोग का बॉडी भी उसको क्या करता है, मतलब दाब देता है। इससे क्या होता है कि उस संतुलित मात्रा में, जिससे हम लोग को पता नहीं चलता है। अब ऐसे आप समझिए, जब आप अपने हाथ को कहीं पे इस तरह से पकड़ते हैं तो मतलब आप उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो अतिरिक्त प्रेशर लग रहा है ना, इसलिए आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या लगा है, प्रेशर लगा है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पे भी दाब लग रहा है और मनुष्य का पूरा शरीर पे भी एक तरह का दाब लग रहा है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग वैसा जगह चल जाते हैं जहाँ पे हवा ही नहीं है, जैसे चांद। अब जैसे आप चांद पे जाइएगा वहाँ तो हवा नहीं है। अब जैसे वहाँ हवा नहीं है लेकिन आपका बॉडी क्या कर रहा है, अंदर से प्रेशर लगा रहा है, आपका बॉडी अंदर से प्रेशर लगा रहा है और बाहर से प्रेशर कौन लगा रहा है, हवा, जिस कारण से आपका बॉडी बचा हुआ है। अब मान के चलिए हम लोग इस रूम से वायु को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते, एकदम शून्य, वायु यहाँ पे है ही नहीं, तो सबका शरीर फोखला की तरह धीरे धीरे फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि हम लोग का शरीर के अंदर जो नस सब है वो सब क्या करता है, प्रेशर लगा रहा है, बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है ताकि वो निकले बाहर। पाइप में जैसे आप पानी भरते हैं तो पाइप में आप जैसे ऐसे आप समझ जाइएगा, रबर वाला प्लास्टिक वाला पाइप होता है ना, रबर का रहता है ना, वो रबर वाला पाइप जब आप उसमें पानी चलाते हैं तो वो पाइप फूलता है कि नहीं फूलता है। फूलने का कारण क्या है कि वो अंदर से क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब अगर बाहर से भी उसको प्रेशर नहीं लगाया जाएगा वायुमंडल के द्वारा तो वो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बस उसी प्रकार से वो पाइप हम लोग का नस के तरह कार्य करता है, जो अंदर से क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ताकि हम बाहर निकल सके। लेकिन बाहर का जो वायु है वो भी हम लोग के ऊपर में क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिस कारण से वो मेंटेन है और वो बचा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग का बॉडी मान के चलिए चांद पे है, आप किसी तरह चांद पे पहुंच गए, वहाँ पे पहुँचने के बाद आप जो सूट रहता है उसको खोल दिए तो आपका बॉडी तुरंत क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बात समझ में आया, क्यों फट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप पे दाब नहीं लग रहा है। अब दाब नहीं लगेगा तो अंदर का बॉडी तो आपका फैलेगा ही, इस कारण से हम लोग का क्या हो जाता है, बॉडी वहाँ पे रक्त वक्त निकल जाता है। आया समझ में। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको वायु दाब में, तो वायु दाब में लिखिएगा पृथ्वी के सतह पे जो दाब लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। ये वायु दाब मनुष्य के शरीर पे भी समान मात्रा में लगता है, मतलब हर एक अंग पे एक तरह का दाब वो लगाता है। और सबसे ज़्यादा जो दाब रहता है वो कहाँ पे रहता है, तो समुंदर में रहता है। समुंदर का वायु दाब बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और एक बात आपको याद रखना है, जहाँ पे गर्म ज़्यादा रहेगा वहाँ पे क्या होता है, जो वायु है वो गर्म हो करके उड़ने लगता है। गर्म वायु क्या होता है, हल्का होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, उड़ने लगता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए वहाँ पे निम्न दाब लगता है, निम्न वायु दाब लगता है वहाँ पे। लेकिन जो ठंडा वायु है, मतलब जहाँ पे ठंडा करता है ज़्यादा, जैसे ध्रुव के पास ठंडा करता है, तो ध्रुव के पास जो हवा होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा। अब जैसे वो ठंडा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अब जैसे भारी हुआ तो वो उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा तो वो कहाँ रहेगा, ज़मीन पर रह जाएगा। मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, उच्च वायु दाब लगेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे हवा गर्म होकर के क्या होगा, उड़ेगा, हल्का हो जाएगा, हवा उड़ जाएगा। गर्म हवा उड़ता है कि नहीं उड़ता है, गर्म हवा हल्का होता है, आपको पता होगा। गर्म हवा उड़ जाएगा, जैसे गर्म हवा उड़ेगा तो वहाँ का वायु दाब भी क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। जैसे ठंडा हवा वहाँ जमेगा तो वहाँ का वायु दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना। अगर कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे गर्म हवा गर्म होगा, मतलब हवा जो है वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के वो उड़ने लगेगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, जिस कारण से वहाँ का वायु दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। लेकिन जो ठंडा प्रदेश है, जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र चल जाइए आप,
ध्रुव के इधर चल जाइए तो वहाँ ठंडा प्रदेश है। अब ठंडा है तो वायु भी क्या होगा, ठंडा होगा। वायु ठंडा मतलब वो क्या होगा, भारी होगा। भारी होगा तो वो उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा, जिस कारण से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर उठता है? ऊपर। जहाँ पे गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है वहाँ पे वायु दाब कैसा रहेगा, निम्न रहेगा। जहाँ पे ठंडा रहेगा वहाँ पे उच्च रहेगा। आया समझ में? लेसन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए। क्या मोटरसाइकिल? वाटर साइकिल नहीं, ये वाटर साइकिल में है। वाटर साइकिल अलग टॉपिक है। लिखा जाए पृथ्वी के सतह पर वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायु दाब कहते हैं। वायु दाब कहते हैं। मनुष्य के शरीर पर भी वायुदाब लगता है। हो गया? चलिए अब पैरा चेंज करिए। गर्म क्षेत्र में वायु गर्म होकर उड़ने लगता है। गर्म क्षेत्र में वायु गर्म होकर उड़ने लगता है, जिससे वहां निम्न वायुदाब लगता है। जिससे वहां गर्म क्षेत्र में वायु गर्म होकर उड़ने लगता है, जिससे वहां निम्न वायुदाब लगता है। जबकि ठंडे प्रदेश में वायु ठंडा होकर भारी हो जाता है। जबकि ठंडे प्रदेश में वायु ठंडा होकर भारी हो जाता है और वहाँ का वायुदाब उच्च हो जाता है। ठंडे प्रदेश में वायु ठंडा होकर भारी हो जाता है और वहाँ वायुदाब उच्च हो जाता है। स्टार देकर के लिखिए। वायु का गति उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। वायु का गति उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। वायु का गति उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। हो गया? वायु की गति करने की इस प्रक्रिया को पवन कहते हैं। वायु की गति करने की इस प्रक्रिया को पवन कहते हैं।